Hello everyone. Today I am going to explain you fourth part of second lesson acids, bases and salt. इसके पहले मैंने आपको एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझाया था. अब आज हम बात करते हैं कि एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ हम किस में मापते हैं, है ना, कि वो कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना वीक एसिड है या कितना मोर बेसिक है या फिर कितना वीक बेसिक है. तो इसको हम किसके थ्रू इसका मेज़रमेंट करते हैं? इसका मेज़रमेंट किया जाता है पीएच स्केल के थ्रू. A scale for measuring hydrogen ions concentration in a solution called pH scale has been developed. मतलब इससे हम हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन उस सॉल्यूशन में पता कर सकते हैं और फिर उसी से हम पता कर सकते हैं, उसी से हमें पता चलता है कि वो जो सॉल्यूशन है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी एसिडिक है, कितनी बेसिक नेचर की है. तो यहाँ पर P जो है, P का मतलब क्या होता है? पोटेंज इन जर्मन. मतलब जर्मन में इसको क्या बोला जाता है? पावर. और H का मतलब हाइड्रोजन. ठीक है ना. तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, अगर हमें उस सॉल्यूशन का पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की पावर पता पड़ जाती है तब हम उनसे बता सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बता सकते हैं कि वो बेसिक है या एसिडिक है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो पीएच स्केल है इसका जो मेज़रमेंट होता है जनरली कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 to 14. और मान लीजिए कि 0 से 7, अगर उसका मेज़रमेंट कितना आया? 7 आया. तो 7 आया मतलब वो जो सॉल्यूशन है ना ही एसिडिक नेचर का है ना ही बेसिक नेचर का. वो कैसा मिला हमको? न्यूट्रल. इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. वाटर की हम बात करें तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. मीन्स उसमें हाइड्रोजन आयन भी होते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन भी होते हैं और OH माइनस हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयंस भी होते हैं. और दोनों कैसे होते हैं? इक्वली होते हैं. दोनों की जो अमाउंट होता है उसमें क्वांटिटी जो होती है इक्वली होती है. तो उससे क्या होता है, ना वो एसिडिक नेचर का हो वाटर और ना ही बेसिक नेचर को हो. मतलब प्योर वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है. तो अब आपको ये क्लियर हो गया है ना. उसे हम कैसे पता पड़ रहे हैं? हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन से हमको ये पता पड़ जाता है. और अब जो ये पीएच स्केल है ना, इसकी वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक होती है? हमने देखा मेजरमेंट 0 to 14 होता है. तो 0 से 7 तक जितना भी मेजरमेंट आता है तो वो हमें क्या शो करता है? 0 से 7 तक जितना आता है मतलब उस सॉल्यूशन में एसिड जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या हो गए? ज़्यादा हो गए. तो मतलब वो जो सॉल्यूशन है किस नेचर का मिला हमें? एसिडिक नेचर का. और 7 to 14 के बिटवीन अगर हमारा मेजरमेंट आया तो वहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है. तो वहाँ पर क्या हो रहा है फिर? वो हमको जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? नेचर में बेसिक नेचर का मिल रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर देखो कलर से ये शो कर रहे हैं कि हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही 7 से शुरू हुआ और 0 तक ज़्यादा होता जा रहा है. मतलब जितना कम वैल्यू आएगा 7 से जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन आएगा. और ऐसे ही अगर आप इस स्केल में देखें पीएच स्केल में कि 7 से जितना क्या होता जा रहा है? ज़्यादा होता जा रहा है, कलर कम होता जा रहा है. ठीक है ना. तो वहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोक्साइड जो आयन है वो कैसे होते जा रहे हैं? उसमें बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है ना. तो दोनों का बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन है. तो आप इस स्केल के थ्रू इसको समझ सकते हैं. और इस स्केल से पीएच स्केल से हम किसी भी सॉल्यूशन का वैल्यू पता कर सकते हैं ना. हाइड्रोजन की वैल्यू उसमें पता कर सकते हैं. पावर ऑफ हाइड्रोजन हमको पता पड़ जाता है तो हम उसे बता भी सकते हैं कि ये बेसिक नेचर का है या फिर एसिडिक नेचर का है. तो अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब हमें देखना है कि हमारी जो डेली लाइफ है उसमें इस पीएच का क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है. तो फर्स्ट हम बात करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स में. तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें पीएच रेंज होती है. कहाँ से कहाँ तक होती है? 7.0 से 7.8 तक. ठीक है ना. लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं इसी रेंज के अंदर अपना पीएच चेंज कर सकते हैं. तो जैसे ही आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि रेन वाटर जो होती है उसकी अगर पीएच कितनी निकलती है? 5.6. तो मतलब हम उसे क्या बोल सकते हैं कि वो जो रेन है वो कैसी रेन है? एसिड रेन. हमें उसे वहाँ पर
पीएच वैल्यू पता पड़ गई तो हम उसे बता सकते हैं कि ये जो रेन है ये एसिड रेन है। तो जब एसिड रेन कहाँ पर, ये जो एसिड रेन है नदियों के साथ मिल जाती है तो फिर क्या होता है, वहाँ पर भी पीएच क्या हो जाता है, लोवर्स द पीएच ऑफ द रिवर्स वाटर, तो वहाँ पर पीएच उसका कम हो जाता है। तो ये फिर क्या हो जाता है, जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो उस पानी में रहते हैं तो उनके लिए क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो जो रिवर में वाटर हो गया वो कैसा हो गया, एसिडिक, तो उनके लिए वो थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। ऐसे ही अगर हम देखें पीएच वैल्यू हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा स्टोमक होता है उसमें रोज़ क्या प्रोड्यूस होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो कि किस में हेल्प करता है, फूड को डाइजेशन में। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे खाने में या कुछ चीज़ ऐसी आ जाती है, या तो हम ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खा लेते हैं, ठीक है, तो या तो फिर हमको स्टोमक में दर्द होता है, पेन होता है ना, या फिर इरिटेशन होने लगता है। तब क्या करते हैं हम, उससे एंटासिड दिया जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमको एंटासिड्स देते हैं। तो एंटासिड्स मतलब जो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, उस एसिड के इफ़ेक्ट को कम कर देता है और हम उससे उसके इफ़ेक्ट से थोड़ा सा बच सकते हैं। तो जिसे क्या बोला जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसे बोला जाता है, तब वो हमारे रेमेडी के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर भी इसका यूज़ हो गया पीएच का, है ना। थर्ड यूज़ इसका देखें हम, तो पीएच चेंज इज़ द कॉज ऑफ टूथ डीके। तो क्या होता है, ये टूथ डीके मतलब दांत हमारे जो होते हैं गिरने लगते, ख़राब होने लगते, कमज़ोर होने लगते, किसकी वजह से, ये भी इस पीएच की वजह से होता है। जब पीएच हमारे माउथ का लोअर हो जाता है, 7 से कम हो जाता है, मतलब एसिड हमारे माउथ में बढ़ जाता है, बैक्टीरिया की वजह से कोई खाना हम खाने में आ जाता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, बैक्टीरिया उस एसिड को प्रोड्यूस कर देता है। तो फिर उसको कम करने के लिए क्या सॉल्यूशन है कि हम खाना खाने के बाद क्या करें, या तो उसे ऐसे टूथपेस्ट का यूज़ करें, उससे ब्रश करें जो बेसिक नेचर का हो। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर न्यूट्रलाइज प्रोसेस हो जाती है और कुछ हद तक हम इस टूथ डीके से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंस होता है, एनिमल्स इसको यूज़ करते हैं सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए। जैसे आप हनी बी को देख सकते हैं, अगर वो हमको स्टिंग करती है तो हमको पेन होने लगता है, क्यों, क्योंकि वो एक एसिड जो रिलीव करती है हमारी स्किन के ऊपर, तो उससे हमें दर्द जलन होने लगती है, ठीक है। तो फिर वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का, जो कि कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो उस रिलीफ को वो कुछ हद तक कम कर देता है। तो ऐसे एनिमल्स भी अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है सॉल्ट्स। अब हम सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। A salt is a compound formed from an acid by the replacement of the hydrogen in the acid by a metal। तो यहाँ पर मतलब सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या होता है, किसी भी एसिड के हाइड्रोजन को हम एक मेटल से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल HCl का लें, तो HCl में यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है ना। इस हाइड्रोजन को अगर हमने किसी मेटल, मान लीजिए किससे, सोडियम से इसको रिप्लेस कर दिया, तो हाइड्रोजन के प्लेस पे यहाँ पर क्या आ गया, सोडियम। तो अब ये जो कंपाउंड क्या बन गया, NaCl, जो कि क्या है, सॉल्ट है। तो जो ये कॉमन सॉल्ट जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, घरों में जो यूज़ होता है, वो सोडियम क्लोराइड ही होता है। और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है ना, सोडियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, ये सब भी क्या है, एक सॉल्ट ही हैं। तो इन सॉल्ट के भी, इस कॉमन सॉल्ट के भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, ठीक है ना। क्या क्या यूज़ होते हैं कॉमन सॉल्ट के, देख सकते हैं हम। इसको कुकिंग में यूज़ किया जाता है ना, फ्लेवर देता है, ये खाने का स्वाद को बढ़ा देता है, इंक्रीज़ कर देता है। और कॉमन सॉल्ट का यूज़ कहाँ पर भी होता है, बहुत सारे रॉ मटेरियल के रूप में, बहुत सारे केमिकल्स को फॉर्म करने में इसका यूज़ होता है। ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका कहाँ होता है, प्रिजर्वेशन के रूप में। अचार है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको ख़राब नहीं होने देता, वहाँ पर कॉमन सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। और कहाँ यूज़ होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, मतलब साबुन को बनाने में भी इसका यूज़ होता है। तो ऐसे बहुत सारे यूज़ होते हैं कॉमन सॉल्ट के। तो ये कॉमन सॉल्ट कैसे मिलता है, आपने देखा ही होगा, इवोपोरेशन। अगर हम सी से इसको समुद्र से इसको निकाला जाता है तो किस प्रोसेस से निकाला जाता है, इवोपोरेशन। आपने प्रीवियस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा हुआ है। और ये कैसा होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है,
ठीक है ना। न्यूट्रल सॉल्ट मतलब इसमें एसिड भी होता है और क्या होता है, बेस भी होता है। तो ये न्यूट्रल नेचर का होता है ये जो कॉमन सॉल्ट होता है, इसीलिए हम इसे इसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये कॉमन सॉल्ट बहुत सारे केमिकल्स को बनाने में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जिसको बनाने में इसका रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड इट्स डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है एक्वस सॉल्यूशन में, है ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो किस में डिकम्पोज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में बना लेता है डिकम्पोज होकर। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है क्लोर एल्कली प्रोसेस, बिकॉज ऑफ द प्रोड्यूस फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब जो इसमें क्लोर बन रहा है वो क्लोरीन से बन रहा है और एल्कली जो बन रहा है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन भी दिया हुआ है, आप देखें यहाँ पर NaCl है, फिर वाटर में इसका एक सॉल्यूशन बना हुआ है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तो यहाँ पर NaOH फॉर्म हुआ और क्लोरीन बना और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये डायग्राम पूरा बताया हुआ, आप इसे देखेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो केमिकल बनता है जहाँ पर कॉमन सॉल्ट का यूज़ किया जाता है इसको बनाने में, वो है ब्लीचिंग पाउडर। तो आपने देखा होगा दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्यूस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ये जो हमने इसके ऊपर वाली प्रोसेस पढ़ी जहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। तो यहाँ पर जो क्लोरीन गैस मिल रही है हमको वो किस में यूज़ होती है, वो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में यूज़ होती है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। तो यहाँ पर जो स्लैग्ड लाइम है इसका फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस। तो ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2 दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, CaOCl2। तो यहाँ पर पूरी प्रोसेस इन्होंने इक्वेशन बताई है हमें कि कैसे हमको ब्लीचिंग पाउडर मिल रहा है। यहाँ पर देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुआ स्लैग लाइम का क्लोरीन के साथ, तो वहाँ पर हमको ब्लीचिंग पाउडर मिला। ठीक है, अब ये ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या होता है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। तो यहाँ पर इसका लॉन्ड्री में भी यूज़ होता है, क्लोथ्स को वॉश करने में, ठीक है ना। और ब्लीचिंग कॉटन का यूज़ कहाँ पर होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, और ब्लीचिंग वुड का यूज़ होता है पेपर फैक्ट्रीज में। ठीक है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती है, वहाँ पर इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो जो जर्म्स वाला पानी होता है उसको जर्म से फ्री करने के लिए वहाँ पर भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है, वो जर्म्स फ्री कर देता है इसको जब हम मिलाते हैं। नेक्स्ट हमारा केमिकल कंपाउंड है वो क्या है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा कहाँ पर यूज़ होता है, कॉमनली किचन में यूज़ होता है, आपने नाम सुना ही होगा, है ना, खाने को क्रिस्पी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और कभी कभी इसका यूज़ क्या किया जाता है, एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, है ना, प्रोसेस को फास्ट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, NaHCO3 जिसे बेकिंग सोडा बोला जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन अराइज हो गया कि आपसे अगर पूछा जाए कि बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है, केमिकल नेम क्या है, तो आप बता सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका फार्मूला भी आप बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में इसके प्रोसेस भी पूरी बताई हुई कि कैसे इसको NaCl से, मतलब ये सब जो कंपाउंड मैं आपको बता रही हूँ सब किससे मिल रहे हैं हमको, कॉमन सॉल्ट ही इसमें रॉ मटेरियल के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब वही इनको बना रहा है। तो यहाँ भी NaCl का यूज़ हुआ। ठीक है, अब बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ का होता है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विज इन मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा। तो ये बेकिंग सोडा जो होता है इसका यूज़ बेकिंग पाउडर बनाने में होता है ना। और इसका सेकंड यूज़ जो देखें हम तो ये एंटा एसिड के रूप में यूज़ होता है, मतलब जब हमारा स्टोमक में एसिड ज़्यादा हो जाता है और अगर हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं तो हमारे स्टोमक में रिलीफ कम हो जाता है, मतलब ये एंटा एसिड का काम करता है। ठीक है, इसका थर्ड यूज़ कहाँ होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में होता है सोडा एसिड के रूप में। नेक्स्ट हमारा केमिकल कंपाउंड है वॉशिंग सोडा।
जिसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना, तो सोडियम कार्बोनेट होता है, तो ये भी हमें सॉल्ट से ही मिलता है। इसके यूज़ क्या क्या होते हैं, तो वॉशिंग सोडा जो होता है इसका यूज़ ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में होता है। सेकंड यूज़ का क्या होता है, एक बोरेक्स कंपाउंड होता है ना सोडियम, उसको बनाने में इसका यूज़ होता है। थर्ड यूज़ इसका होता है क्लीनिंग एजेंट के रूप में, हमारे घरेलू उपयोग में क्लीनिंग करने के लिए इसका यूज़ होता है, क्लीनिंग एजेंट कहलाता है ये। और फोर्थ यूज़ इसका होता है, ये क्या करता है, हार्डनेस, जो पानी का जो हार्डनेस होता है उसको हटा देता है ना, और उस वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पर हमको बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस हमने पढ़े जो हमको किससे मिलते हैं, कॉमन सॉल्ट से मिलते हैं। वहाँ कॉमन सॉल्ट का यूज़ इनको बनाने में होता है। तो यहाँ पर आपका लेसन जो होता है फिनिश होता है। यहाँ पर हमने एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ों को सुना, देखा और समझा है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लेसन के लिए आपको अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बाय।